एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव। आप लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज। हमारा टॉपिक बेहद ज़बरदस्त शानदार चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग। और आज आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं बॉन्ड पैरामीटर्स, जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख ही चुके होंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आप लोगों को इतनी सारी थ्योरीज पढ़ाई गई। आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, एमओटी, रेजोनेंस, ड्रेगो हाइपोथेसिस, बेंट रूल, वीएसीपीआर। अब इतनी सारी थ्योरीज पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे तो सब होच पोच हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता किस टाइम किस थ्योरी को अप्लाई करें। तो बेसिकली आज आप लोगों को मैं नियरली 70 क्रॉस कंपाउंड्स करवाऊंगा और मैं आप लोगों को बॉन्ड पैरामीटर्स सिखाऊंगा। मतलब हम आज सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई दीज थ्योरीज ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स। सबसे जो ज़्यादा ब्रॉड है और जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो होता है बॉन्ड एंगल। लेकिन हम लोग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ सभी पे काम करेंगे, सभी के एग्जांपल्स करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट शुरू किए करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग यदि आप लोगों को डाउट्स और आप लोग डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, सबसे पहली बात, बॉन्ड पैरामीटर्स चार तरह के होते हैं। एक बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहला जो टर्म हम लोग यूज करते हैं ये होता है बच्चों बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है? जब भी दो एटम्स के बीच में किसी भी टाइप का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो आयोनिक हो, चाहे मेटेलिक हो, चाहे कोवैलेंट हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, बॉन्डेड स्टेट में इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में, मतलब इन दोनों एटम्स के बीच में कोई ना कोई टाइप का बॉन्ड होगा। इन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, है ना। तो इट इज इक्विलिब्रियम, इट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्योंकि दोनों एटम्स जो हैं वो अब अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम पे है बॉन्डिंग की वजह से। इट इज इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस, या डिस्टेंस लिख देते हैं सीधा सीधा, बॉन्ड लिखना ठीक नहीं है। तो इट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ये बॉन्डेड एटम्स के बीच की इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है एंड कैन बी मेजर्ड बाय, इसे हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम लोग जो है दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को प्रैक्टिकली मेजर करते हैं। अब बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? तो सबसे पहली बात आप लोग ये मानिए, फैक्टर्स सबसे पहले जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप लोग देखिएगा। एटॉमिक साइज, जितना बड़ा एटम होगा ऑब्वियसली उससे दूसरे एटम की डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जितनी बड़ी एटॉमिक साइज होगी ऑब्वियसली उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। बच्चों, सबसे पहले आप लोग चेक ही क्या करें, हमेशा एटॉमिक साइज को चेक करें। सेकंड जो फैक्टर है वो है बॉन्ड ऑर्डर, जो कि अपने आप में एक पैरामीटर है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा एटम एक्चुअल में उतना ज़्यादा पास आएंगे, मतलब बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगी। बेसिकली ये दो ही फैक्टर जो है काम के हैं। एक तो है कि कितना बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये बड़ा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, यहाँ 1.0 है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बच्चों, वैसे वैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा। इट इज़ द बॉन्ड लेंथ। सेकंड जो पैरामीटर है बच्चों, ये पैरामीटर है अपना बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? वैसे तो आप लोगों को अभी अभी मैं बता ही रहा था। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मीन्स है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, है ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम लोगों ने थ्योरीज में पढ़ा है, रेजोनेंस वगैरह में, कि पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर भी होते हैं, कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर भी होते हैं। एमओटी में भी आप लोगों ने पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर पढ़े हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। और इसके एग्जाम्पल भी आप लोग जानते हो बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब O2 होगा तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2।
ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा था कि यदि आपके पास कार्बोनेट है तो कार्बन में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव नेगेटिव। अब क्योंकि इन सब में रेजोनेंस होता है कार्बोनेट में, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या आता है 4/3, 4 बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एट 3 प्लेसेस, है ना। बॉन्ड ऑर्डर को अफेक्ट करने वाला कोई दूसरा बॉन्ड पैरामीटर नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड से वैलेंसी पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड करते हैं। थर्ड अपना जो है ये है बच्चों बॉन्ड एंगल। एंगल का मतलब सीधा सा है, आप लोग ऐसा मानिए कि कोई एक न्यूक्लियस से जुड़े हुए दूसरे न्यूक्लियस जो हैं इनके बीच का एंगल क्या है, तो दिस थीटा एंगल इज इक्वल टू बॉन्ड एंगल। तो ऑब्वियसली एंगल होने के लिए एटलीस्ट कितने न्यूक्लियस होने चाहिए, 3 न्यूक्लियस होना कंपलसरी है। 2 एटम के बीच हम कभी भी बॉन्ड एंगल मेजर नहीं करते, क्योंकि दोनों स्ट्रेट ही जुड़े रहेंगे। तो किसी सेंट्रल एटम से जुड़े हुए दूसरे एटम्स के लिए हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। अब बॉन्ड एंगल को फैक्टर जो है वो कौन कौन से होंगे, तो फैक्टर्स जो हैं आप लोग ऐसा कह सकते हो, फैक्टर्स में पहला फैक्टर जो है वो हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक, इसके अलावा आप लोग जो है ये कह सकते हो उस एटम की हाइब्रिडाइजेशन, है ना। पहला फैक्टर एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, आप लोग नोट्स बनाते टाइम सही कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज, ऐसे ही साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम्स। इसके अलावा आप लोग जानते हो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स, प्रेजेंस प्लस NC मतलब प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स, लोन पेयर कितने प्रेजेंट हैं। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स एक्चुअल में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं। इस तरह के कई सारे फैक्टर्स हैं, और बाकी फैक्टर जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएंगे। अब हमारे पास अंतिम जो टर्म है प्यारे बच्चों, ये है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो अंतिम बॉन्ड पैरामीटर है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो कितना मजबूत बॉन्ड है। ये कोई मेजरमेंट नहीं है, इसका मेजरमेंट हम थर्मोकेमिस्ट्री में करते हैं कि 2 बॉन्ड जो हैं, 2 एटम्स के बीच को जो बना हुआ बॉन्ड है उसे क्लीवेज करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कैसे डिसाइड की जा सकती है, कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना बच्चों, उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी एक्चुअल में उतना ही ज़्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। और बॉन्ड एंथैल्पी भी आप लोग कुछ कुछ केसेस में कह सकते हो, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। ऐसे ही आप लोग कह सकते हो कि 2 एटम के बीच में जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उन्हें तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप लोग कह सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा ऑब्वियसली तोड़ना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा, उतना ही वो मजबूत बॉन्ड होगा। ऐसे ही आप लोग कह सकते हो जितना लंबा बॉन्ड होगा उसे तोड़ना उतना ही आसान होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्टर होगी बच्चों उतना तोड़ना आसान होगा। तो ये बॉन्ड एनर्जी है। अब आप लोगों को ये फैक्टर्स, मतलब आज की क्लास में आप लोगों को यही 4 पैरामीटर जो हैं इनके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये तो एक बेसिक नॉलेज था कि ये 4 तरह के बॉन्ड पैरामीटर होते हैं, और हमें आज की क्लास में 70 क्रॉस कंपाउंड सॉल्व करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूं, तो आप लोग अपने अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, तैयार हो जाइए उड़ान भरने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बॉन्ड एंगल वाले प्रॉब्लम्स लूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा आप लोगों को यही परेशान करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, किस टाइम कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी होती है, ये आप लोग सीखना। जैसे जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे वैसे आप सीखते चले जाएंगे। सबसे पहला है कि अरेंज द फॉलोइंग। क्वेश्चन हमेशा ही फिक्स रहेगा अपना, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of bond angle। बॉन्ड एंगल के
इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इन्हें अरेंज कर दीजिए। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है अपना, इसमें हमें 4 जो है मॉलिक्यूल या आयन मिले, जैसे NO2 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, NO2 न्यूट्रल एंड NO3 नेगेटिव। ऐसे 4 एग्जाम्पल आप लोगों को मिले। अब आप लोगों को इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों का काम है बच्चों, यदि आप एकदम नए हो, 11th के हो, तो आप लोगों को सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। तो जैसे आप NO2 का लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे नेगेटिव का, तो इसका लुईस स्ट्रक्चर ये होगा। मैं एकदम बेसिक से करवा रहा हूँ, एकदम बेसिक से। और ये है हमारा NO2 नेगेटिव। ऐसे ही NO2 पॉजिटिव, यदि आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर सही से नहीं आते हैं तो मैंने बहुत बढ़िया से लुईस स्ट्रक्चर बनाना सिखाए थे लेक्चर नंबर 2 में, आप लोग इसे ज़रूर से देख लेना। ऐसे ही यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ये है अपना NO2 न्यूट्रल। न्यूट्रल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सेंट्रल एटम पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक सिंपल कोवलेंट बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। और एक है अपना नाइट्रेट आयन, जिसमें एक ऑक्सीजन नेगेटिव होता है बच्चों, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और एक डबल बॉन्ड O होता है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। इन सभी में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करें। तो यहाँ पे 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं आता, तो मैंने इसके लिए भी 2 वीडियो बना रखे हैं। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को काउंट कर लीजिए। सम I3, ये सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड सम I3, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यहाँ पे 1 सिग्मा पाई लोन पेयर नहीं है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। और यहाँ पे 1 सिग्मा लोन पेयर नहीं है, तो ये sp, लेकिन ये एक्चुअल में sp2 जैसा होता है। ये एक्सेप्शन है अपने हाइब्रिडाइजेशन का, जो इसी क्लास में मैं लास्ट में आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के एक्सेप्शंस बताऊंगा अलग से, है ना। और ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों। यहाँ पर 3 sp2 है, एक sp है। हम लोग जानते हैं sp में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है और इसमें नियरली 180 डिग्री एंगल होता भी है। इसका मतलब इसे सॉल्व करते टाइम हमने सबसे पहले NO2 पॉजिटिव को हाईएस्ट बॉन्ड एंगल पे रख देना है। बाकी सबको सॉल्व करते टाइम आप लोगों को ध्यान से देखना है कि ये जो है आपका NO3 नेगेटिव, एक एक को सॉल्व करता हूँ। देखिए NO3 नेगेटिव एक्चुअल में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से हर जगह बिखर जाएगा, मतलब सभी जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। अब इस पे आप लोग जो है यदि देख पा रहे हो तो कहीं भी लोन पेयर नहीं है, और यदि ये sp2 है तो एंगल अप्रोक्सीमेटली 120 आना चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप लोग जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए, तो एक जो है NO2 न्यूट्रल, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये भी रेजोनेंस शो करता है। इसमें भी दोनों बॉन्ड ऑर्डर 1/2 होते हैं, इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिएगा, ये भी sp2 है, लेकिन ये यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ये लोन पेयर नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि यहाँ लोन पेयर होता तो रिपल्सन होता, लेकिन इसका रिपल्सन इतना होता नहीं है। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से, क्योंकि डबल बॉन्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, नियरली 134.5 डिग्री, मतलब 135 डिग्री के आसपास हो जाता है, क्योंकि इसका लोअर रिपल्सन होता है। इसका रिपल्सन बहुत कम होता है बच्चों। तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दीबाजी नहीं करें। अभी बहुत डिटेल में इसलिए समझाना पड़ रहा है, मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाए, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किया। इसमें क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर था और ये रिपल्सन कम करेगा, इसलिए थोड़े थोड़े फेल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट NO2 नेगेटिव में एक्चुअल में लोन पेयर है बच्चों। अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था बच्चों, हमारा एक्सपेक्टेशन था 120 डिग्री, लेकिन लोन पेयर रिपल्सन, VACPR में आप लोगों ने पढ़ा है कि लोन पेयर रिपल्सन की वजह से क्या होता है बच्चों, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाते हैं और रियली यहाँ पे 115 डिग्री के आसपास एंगल होते हैं। कुल मिला के हमारे पास सारे डेटा आ गए हैं। एक ऐसा था जो 180 डिग्री था, एक था नियरली 120 डिग्री, एक 134.5, एक 115। अब इन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होगा NO2 पॉजिटिव में,
इसके बाद आप लोगों को एंगल मिलने वाला है सिंपल NO2 में, मतलब न्यूट्रल में। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे 115 और 120, मतलब नाइट्रेट आयन जो है इसमें एंगल ज़्यादा है। और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो है बच्चों वो है NO2 नेगेटिव में। तो बच्चों बजाओ ताली, हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आसान था। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इसने 10 मिनट में सॉल्व किया, हम लोग तो बेचारे गरीब, हमारे तो एग्जाम में 30 सेकंड का टाइम मिलता, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों यदि आप लोग अच्छे से चैप्टर को पढ़ोगे, मैं कितने सारे लेक्चर्स बना चुका हूँ आप लोग जानते हो, इससे पहले 13 लेक्चर्स आ चुके हैं। यदि आप तरीके से एक सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आप खुद जानते हो, सिंपल लुईस स्ट्रक्चर्स बनाइए, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करिए, और फिर आप लोग एंगल देख लीजिए। यदि लॉन पेयर्स आ रहे हैं तो VSEPR लगाइए, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है तो बेंड थ्योरी लगाइए। तो धीरे धीरे आप लोगों को और डेवलप होगा। पहला क्वेश्चन आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन में हमारे मॉलिक्यूल और आयन है कार्बोनेट आयन, इसके अलावा हमारे पास है CO2, इसके अलावा हमारे पास है HCHO। ये 3 मॉलिक्यूल हमें मिले और आपसे कहा गया कि भैया इनको अरेंज कर दीजिए ऑर्डर में। सबका लुईस स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं। हम लोग जानते हैं ये है हमारा कार्बोनेट जिसमें 2 ऑक्सीजन नेगेटिव हैं। ऐसे ही ये है हमारा CO2, सेंट्रल एटम पे 2 डबल बॉन्ड O हैं। और ये है हमारा HCHO। सबसे पहले इन सब का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करें तो ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये है sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो बच्चों यहाँ पे आप लोग जानते हो कि ये वाला जो कंपाउंड है, यदि आप लोग जानते हो तो इसमें रेजोनेंस होता है, और इस वजह से इसमें ये बॉन्ड हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ये रेजोनेंस की वजह से हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होता है। इसमें तो चिंता की बात ही नहीं है, इसमें 180 डिग्री है। चलते हैं कार्बन पे, फॉर्म एल्डिहाइड पे। फॉर्म एल्डिहाइड पे ध्यान से कंसेप्ट को देखना, यहाँ मैं क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। ये भी एग्जैक्ट sp2 है, कोई लॉन पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड है। यहाँ आप देख रहे हो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी बॉन्ड ऑर्डर सेम है। लेकिन हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है बच्चों कि डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो बच्चों यहाँ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि ये डबल बॉन्ड ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इस वजह से यहाँ वाला जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है नियरली 121 डिग्री हो जाता है, जबकि यहाँ का एंगल नियरली 118 डिग्री हो जाता है। ये भी 121 डिग्री हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि एंगल्स क्या हैं, तो यहाँ पर अपने एंगल जो है 120 एंगल हैं। अब यहाँ पे किस तरह के एंगल को डिफाइन करें, हमने सारे एंगल तो डिफाइन कर दिए हैं। अब इसमें OCO बॉन्ड है, इसमें OCH बॉन्ड हम लोग लेंगे, है ना, कंपैरिजन के लिए। HCH बॉन्ड नहीं लेंगे। OC मतलब इस वाले में मैं डिफाइन कर देता हूँ कि इसमें HCO बॉन्ड हमें डिफाइन करना है, HCO बॉन्ड, है ना। देखिए इसमें OCO का बॉन्ड जो है वो सबसे हाईएस्ट है, मतलब इसमें CO2 में 180 डिग्री है। इसके बाद OCH बॉन्ड जो है वो HCHO में ज़्यादा है, हायर है, 121 है। मैं फिर बता देता हूँ, हम लोग इस वाले बॉन्ड एंगल को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, और इस वाले में जो है कार्बोनेट आयन में हमारा जो बॉन्ड है वो है OCO बॉन्ड, जो कि 120 है अप्रॉक्सीमेटली। तो कुल मिला के आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों। ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं, ऐसे हम बहुत एग्जाम्पल करेंगे। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप लोग किसी भी एग्जाम को देने चले जाना, चाहे KVPY देने चले जाना, चाहे नीट, JEE मेन, JEE एडवांस, आपको मज़े आने वाले हैं। एक बार आप लोग साथ बने रहिए, फिर आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगेगा। तो स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। बहुत शानदार एग्जाम्पल आप लोगों को कराऊंगा। एक्साइटमेंट बनाए रखिए अंदर से, है ना, आग लगाते रहिए। आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम्पल मिल रहा है OF2। खुद से सॉल्व करिए हर एग्जाम्पल को। OCl2, ऐसे ही Cl2O, और ऐसे ही ClO2 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव। पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर मेरा एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखिए, फिर देखिए आप कितना गलत करते हो। बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी इसी वीडियो के दौरान। और मेरी गारंटी है, आप लोग भी जानते हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बॉन्ड पैरामीटर पे ही आते भी हैं। तो क्योंकि ये एप्लीकेशन उन सभी थ्योरीज की एक साथ। सबसे पहले आप लोग देखिएगा OF2 का लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए। OF2 में आप लोग जानते हो एक ऑक्सीजन पे 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं।
ऐसे ही OCl2 का स्ट्रक्चर भी लुईस स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, जिसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही रहेगा। लेकिन Cl2O में है ना OCl2 एंड ClO2 है ना, दो अलग अलग थे ये ना, ये ClO2 है बच्चों ना। तो ClO2 में एक क्लोरीन है जिस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब क्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। ClO2 नेगेटिव में आप लोग यही बना लीजिए Cl, इसमें एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, एक न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, मतलब 2 लोन पेयर। अब इन सब के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp3 है। इसका मतलब अब यदि आप लोग इस स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे तो आप लोगों को क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ये देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। OF2 क्योंकि sp3 है, इस तरह से 2 लोन पेयर लगे हुए हैं। ऐसे ही OCl2 जो है, इसमें 2 क्लोरीन एटम हैं और यहाँ पे 2 लोन पेयर लगे हुए हैं। मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, हर एक का रीज़न भी लिखूंगा। ऐसे ही आप लोगों का जो ये ClO2 है, ये sp2 है, तो इसे अलग तरीके से बनाएं। इसमें एक लोन पेयर है और ये जो है यहाँ पे आप लोगों का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है बच्चों। और ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो ये sp2 है। और अब हमारा बचा ये वाला, तो इस वाले को भी बना लेते हैं। इसमें भी 2 लोन पेयर है बच्चों, क्लोरीन पे इस तरह से 2 क्लोरीन लगा लीजिए और एक तरफ सिंगल बॉन्ड और एक तरफ डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हो जाएगा, तो इस पे भी पार्शियल नेगेटिव होगा और इस पे भी पार्शियल नेगेटिव होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इस sp2 पे बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये अलग है, बाकी तीनों सेम है। इस sp2 में ये लोन पेयर रिपेल करेगा। इस लोन पेयर रिपल्सन की वजह से यहाँ एक्सपेक्टेड कितना था 120, लेकिन रियली होता है 117 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो एक सेपरेटली सोल्व हो गया, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। लेकिन बाकी सभी में क्या है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इन सब में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इन सब में कॉमन क्या है, सभी में बच्चों लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनमें जो सबसे हम लोग पहले से जिसे जानते हैं उस पे बात करते हैं। पहले से हम लोग जानते हैं OF2 एंड OCl2, हमने इसको सॉल्व भी किया था बेंट थ्योरी में, इसे मैं बेंट थ्योरी से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यदि आप लोग जानते हो तो। यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके p कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। p कैरेक्टर बढ़ने का मतलब ये बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स फ्लोरीन शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन तो हर जगह ही है, तो ये तो कॉमन है, इस फैक्टर को तो भूल जाओ। लेकिन p कैरेक्टर बढ़ने की वजह से ये बॉन्ड पेयर बहुत दूर शिफ्ट हो जाते हैं, इस वजह से फ्लोरीन एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इसका एंगल होता है 103 डिग्री। बच्चों याद रखना कितना होता है, 103 डिग्री। अब क्लोरीन के केस में क्या होता है, एक तो इनकी एटॉमिक साइज बहुत बड़ी है, एक ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन के टुवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ p कैरेक्टर इतने नहीं होते। मतलब मैं इन दोनों को किस थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेंट थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन ये बेचारा जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, है ना। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गए, इनमें रिपल्सन होगा। इसमें 2 फैक्टर हो गए, इसका एंगल होता है 110.8 डिग्री या 111। इसमें एक फैक्टर तो क्या हो गया, स्टेरिक फैक्टर, क्योंकि दोनों क्लोरीन बड़े हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजते हैं। और दूसरा जो है हमारा रीजन है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनके ऑर्बिटल्स में s कैरेक्टर ज़्यादा हैं। ठीक, अब एंगल हो गया 103 डिग्री, 111 डिग्री। और यहाँ पे सेंट्रल एटम क्लोरीन है, जैसी बड़ी साइज का क्लोरीन एटम आएगा एंगल को डिक्रीज होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो बॉन्ड एंगल को हायर होना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली बैलेंस कर देते हैं और स्लाइटली स्मॉलर देन 109 डिग्री होता है, स्लाइटली स्मॉलर देन 109 डिग्री। तो ये बहुत थोड़ा सा डेविएट ही हो पाता है, क्योंकि 2 फैक्टर हैं, एक ये बड़ी साइज का है, इसकी साइज क्या है, बड़ी साइज है, और दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं वो एक दूसरे को काउंटर करते हैं। ठीक, और लोन पेयर तो सभी में ही 2 हैं, ये लोन पेयर का रिपल्सन तो हर जगह, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन कंपेरेटिवली कम है,
क्योंकि बड़ी एटॉमिक साइज है तो लोन पेयर जो है कंपैरेटिवली दूर है बॉन्ड पेयर से। यहाँ लोन पेयर रिपल्सन डोमिनेटिंग है, समझ रहे हो क्या बात को। लार्ज साइज की वजह से क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन डिक्रीज होगा, लोन पेयर का रिपल्सन उतना नहीं होगा जितना स्मॉलर साइज में होता है। यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन जो है वो क्या है, स्मॉलर साइज का है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे लोन पेयर जो है बहुत नज़दीक है और हायर रिपल्सन होगा। अब बच्चों हमारे पास सभी के एंगल आ गए हैं, अब हमें तो सिर्फ अरेंज करना है। तो ये है हमारा सिंपल सा ClO2। ClO2 में एंगल है 107 डिग्री, 17 डिग्री हाईएस्ट है। इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा OCl2 जिसमें एंगल 110.8 है। इसके बाद हमारा है ClO2 नेगेटिव, और इसके बाद में हमारा जो आएगा ये आएगा OF2 सबसे करीब है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है। ये ऑर्डर है बच्चों बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़िया बढ़िया एग्जांपल सॉल्व करें। तो हम ले लेते हैं ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स के एनाइंस हैं। अब इन सभी के लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए। Cl डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, अभी अभी हमने इसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट है अपना ClO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, वन लोन पेयर। और नेक्स्ट अपना है Cl पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बच्चों ध्यान से देखोगे तो है तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 और ये भी sp3, लेकिन इन सब में क्या है, इसमें दो लोन पेयर हैं। यदि आप लोग देख पा रहे हो तो इसमें एक लोन पेयर, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब इसमें रेगुलर ऑर्डर होने चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री 28 मिनट होने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। जब कोई लोन पेयर नहीं होता तो एंगल डिस्टर्ब नहीं होते हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर है तो क्या होना चाहिए, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। और यदि ये वैल्यू x है तो ये एंगल जो है वो x से भी स्मॉलर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर का रिपल्सन है। तो प्यारे बच्चों ClO4 नेगेटिव के कंपेरेटिवली ClO3 नेगेटिव के कंपेरेटिवली ClO2 नेगेटिव स्मॉलर एंगल का होगा। आप लोग इन्हें इस तरह से ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। फिर से आप लोगों को दो एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। मज़े आ रहे होंगे, मेरी पक्की गारंटी है, और जिनको मज़े नहीं आ रहे हैं उन्हें रिजल्ट में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों अगले एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप लोगों को डबल बॉन्ड का इफेक्ट समझाएंगे। वही समझाएंगे कि डबल बॉन्ड आने से या मल्टीपल बॉन्ड आने से एंगल कितना अफेक्ट होते हैं, क्या सच में वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं क्या। तो क्वेश्चन वही चल रहा है अपना, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब आप लोगों को एग्जाम्पल मिला HCHO, ऐसे ही जो है आप लोगों को मिला FCFO या COF2 लिख दो। एक दूसरा जो है COCl2, इसे भी जो है COF2 लिख देता हूँ। आप लोग भी क्या याद रखोगे, कोई मिला था। और ये अपना फॉर्मेल्डिहाइड है। इन सभी के स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलरिटीज़ है बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को हाइड्रोजन मिलेगा, एक में आप लोगों को फ्लोरीन मिलेगा और एक में आप लोगों को क्लोरीन मिलेगा। तो देखते हैं डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है। क्योंकि सभी के सभी sp2 हैं, ऑल आर sp2, मतलब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि किसी में लोन पेयर नहीं है तो एक्सपेक्टेड है कि सभी में एंगल क्या होना चाहिए, नियरली 120 डिग्री होना चाहिए। लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है बच्चों, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और यहाँ का एंगल जो है वो, क्योंकि टोटल तो उतना ही रहेगा ना, टोटल तो साइकिल बन रहा है, तो एक्चुअल में ये वाला बॉन्ड एंगल इस चक्कर में डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर होते हुए भी फ्लोरीन आ गया है। आप लोग जानते हो फ्लोरीन जो है p कैरेक्टर्स इंक्रीज कर देता है। बेंड थ्योरी अप्लाई कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड वाली थ्योरी है, लेकिन मैं बेंड थ्योरी अप्लाई करके ये बता रहा हूँ कि ये वाला बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है और ये वाला बॉन्ड एंगल डिक्रीज होके 103 डिग्री के आसपास हो जाता है, जैसा कि आप लोगों ने OF2 में पढ़ा था। अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि इसके चक्कर में क्या होगा, ये
थोड़ा सा जो है बाई चांस मिस्टेक हो गई है, ये 108 डिग्री के आसपास होता है ना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाता है 126 डिग्री, 126 डिग्री। आप लोग देख रहे हो डबल बॉन्ड का इफेक्ट है ना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के इफेक्ट के अलावा आप लोगों को बेंट थ्योरी भी अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि बेंट थ्योरी जो है वो फ्लोरीन के इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है, हाइड्रोजन पे ऐसा कोई रोल नहीं था। हाँ, डबल बॉन्ड की वजह से आप लोग देख रहे हो दोनों एंगल डिफरेंट डिफरेंट है। अब क्लोरीन के केस में क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हो कि क्लोरीन के केस में दोनों क्लोरीन जो हैं वो इतने पी कैरेक्टर नहीं बढ़ा पाते जितना फ्लोरीन बढ़ा पाता है। दूसरी बात यह है कि इनकी एटॉमिक साइज बड़ी है, इनके बीच में रिपल्सन होता है, तो इस वजह से इनका जो एंगल है बीच का वो कंपेरेटिवली फ्लोरीन से हायर होगा। कंपेरेटिवली क्या होगा, फ्लोरीन से हायर होगा। यदि फ्लोरीन से हायर होगा तो ये 108 से 111 हो गया। बचा हुआ एंगल आप लोग इधर रख दीजिए, तो ये अपना हो गया 9, तो 9 को 4.5 कर दीजिए तो 124.5 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली ये एंगल होता है। कुल मिला के आप लोगों को इन तीनों में मैंने एंगल सिखाए। अब इनमें दो तरह के ऑर्डर बनते हैं। एक बनता है आपका COE, वेयर E इज द हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। इस एंगल का ऑर्डर है ना, पहले इस एंगल का ऑर्डर बना लेते हैं। ये डबल बॉन्ड के पास वाला जो E है, मतलब ये वाला एंगल, तो इसमें 121, इसमें 126 और इसमें 124। तो सबसे हाईएस्ट होगा ये किसमें, OF2 में। इससे कम किसमें होगा, ये OCl2 में। और इससे जो है C तो लिखना भूल गए, COCl2, COF2 और COH2 में ये लोवेस्ट होगा। दूसरा जो ऑर्डर बनेगा बच्चों, ये बनेगा CE एंड E एंगल। CE एंड E एंगल वेयर E इज हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। पता है आप लोगों को, मैं जो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आप लोगों को यूट्यूब पे ऐसे एग्जाम्पल करवाते हुए लोग नहीं मिलेंगे। जनरली आप लोगों को सीधा H2O एंड H2S के एग्जाम्पल करवा के घर भेज देते हैं, और ज़्यादातर टाइम जो है आप लोगों से चैटिंग पे बात ही करते रहते हैं लोग। मैंने अभी देखा इन दिनों में एक दो वीडियो, मैंने फील किया कि ऐसा ही कुछ है, दुनिया बड़ी ख़राब सी होती जा रही है। बच्चों के टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोग प्रचार करने में जुड़े हैं। तरह तरह के फिल्मी एक्टर्स को दिखाया जाता है, एंटरटेन करवाया जाता है। अब बच्चों आप लोग भी जानते हो, एंटरटेन करने के लिए तो सीधा फिल्म देख सकते हो आप लोग, इतना करने की क्या ज़रूरत है। और हमारी फैमिली में यही खास बात है बच्चों, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कहीं भी, हम सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि मनुष्य जो है इसे एंटरटेन की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंटरटेनमेंट को हर जगह घुसा दिया जाए, है ना। हाँ, हम पढ़ाई को एंटरटेन कर लेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा, दो तरह के बॉन्डिंगल यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताए। ये अच्छा लगा हो तो ताली बजा दीजिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो फिर तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं, ये मेरा प्रॉमिस है, ये बढ़िया एग्जाम्पल में आते हैं ना। ये जेईई एडवांस वाला सा क्वेश्चन है। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को करवाता हूं। जैसे आप लोगों को जो है, यदि एक कंपाउंड आप लोगों ने देखा होगा POCl3। अब POCl3 में भी आप लोग देख रहे होंगे मल्टीपल बॉन्ड हैं बच्चों। ऐसे ही अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O जो है ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, और ये वाला स्पेस जो है कंपेरेटिवली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। और ऐसा होता भी है, यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि ये वाले एंगल जो हैं कंपेरेटिवली कम होते हैं, 103 डिग्री के आसपास होते हैं, और ये वाला एंगल जो है कंपेरेटिवली 109 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली होता है। यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे डबल बॉन्ड स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका एक और बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने इथीन कभी पढ़ा होगा, इथीन में भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सभी एंगल 120 होने चाहिए, लेकिन ये वाला जो एंगल है बच्चों ये 121 डिग्री होता है, जबकि ये वाला एंगल जो है 118 डिग्री होता है। ये सब के सब प्रूव हैं बच्चों, ये सब के सब क्या हैं, प्रूव हैं, एविडेंस हैं। ये एंगल मैंने शायद गलत लिख दिया यार, है ना। ये एंगल जो है 100, एक मिनट मेरे को फिर सोचने तो, ये 100 जो है ये 18 नहीं होता, ये 115 डिग्री के आसपास होता है, और ये 122 डिग्री के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। हमें वैसे भी डेटा पे काम नहीं करना होता, आप लोगों से एग्जाम में मैं डेटा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ सच में ऐसा होता है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में डेटा नहीं लिखने, आप लोगों को तो एग्जाम में सीधा सीधा काम करना है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो बच्चों
हम सीधा सीधा ऑर्डर तो अरेंज कर ही सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई एडवांस में कि कौन सा एंगल किससे बड़ा है एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऐसे। अब डबल बॉन्ड का इफेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ बेसिक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। जैसे आप लोग जो है H2O, H2S, H2SE, यदि ये वाले एग्जाम्पल करो तो इन सब में ऑर्डर क्या होगा। तो आप लोग जानते हो जब हाइड्राइड्स की बात करते हैं और जब आप अप टू डाउन जाते हैं, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो क्या हो रहा है, सेम ग्रुप का है। तो सेम ग्रुप में यदि आप लोग जानते हो तो इन सेम ग्रुप एलिमेंट्स, एक्चुअल में हाइड्राइड्स के केस में क्या होता है, हाइड्राइड्स जो है उनके केस में क्या होता है, इन सेम ग्रुप एलिमेंट हाइड्राइड्स बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होते हैं बच्चों, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं फ्रॉम अप टू डाउन। और आप लोगों को पता होगा कि इसी में हम लोगों ने ड्रैगो हाइपोथेसिस पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा। H2O का एंगल 104.5 डिग्री होता है, लेकिन H2S, H2SE है ना, इन सब में बॉन्ड एंगल 93.5, 92.4 इस तरह के नियरली 90 डिग्री वाले एंगल होते हैं। ऐसे आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हो कि अमोनिया जो है इसका बॉन्ड एंगल 117 क्या कर दिया 107 डिग्री है ना, 107 डिग्री होता है। लेकिन PH3 के केस में, ASH3 के केस में, SBH3 के केस में या BiH3 इन सब के केस में जो है एंगल नियरली मतलब इसमें तो 89.4 डिग्री एंगल होता है। तो ये यहाँ पे जो है 91 डिग्री, 91.5 डिग्री, 92 डिग्री इस तरह से आप लोग जानते हो। इन सब में एंगल नियरली 90 डिग्री क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता। EH बॉन्ड इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते कि हाइब्रिडाइजेशन हो, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कहाँ होते हैं, p ऑर्बिटल्स में। और p ऑर्बिटल 90 एंगल पे होते हैं पहले से, px py pz सीधे बॉन्डिंग करते हैं। तो ये हाइड्राइड्स हो गए, ऐसे ये डबल बॉन्ड का इफेक्ट हो गया। अब कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो हम एंगल कर रहे हैं, इसके बाद हम लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पे भी काम करेंगे बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट जो एग्जांपल कर रहे हैं उसमें हम बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल में हम सीखेंगे कि बैक बॉन्डिंग कैसे बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करती है। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, वही बॉन्ड एंगल ही हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे OCl2 और O पे CH3 होल ट्वाइस, और ऐसे ही O पे SiH3 ट्वाइस। ये तीन मॉलिक्यूल हैं हमारे पास। जैसा कि आप लोग जानते हो सभी में दो लोन पेयर हैं, सभी में, इसमें भी दो लोन पेयर हैं, सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये हमारा जो है OCH3 है जिसमें भी दो लोन पेयर हैं बच्चों, और इसमें भी दो CH3 हैं। इसके अलावा इस वाले में भी दो लोन पेयर हैं बच्चों, और इसके अलावा आप लोग जानते हो इसमें है SiH3। फर्स्ट चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग। आप लोग जानते हो कि यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, वैसे आप लोग इसे पहले ही सॉल्व कर चुके हो, OCl2 पहले भी आ चुका है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, वैकेंट d ऑर्बिटल लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा इनका लार्ज साइज होता है, तो इसी वजह से एंगल जो है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता है, मतलब 111 डिग्री होता है। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुए। दूसरा इनकी लार्ज एटॉमिक साइज थी। दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, बोथ इंक्रीज द बॉन्ड एंगल। तो यहाँ हमें बात समझ में आ रही है बच्चों कि एंगल इंक्रीज हो गया, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उससे भी ये क्या है बच्चों, हायर हो गया है ना। अब यहाँ बात करें दूसरे वाले में, तो इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, और हम तो ये मानते हैं कि लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इन्हें क्या आ जाना चाहिए, बहुत पास आ जाना चाहिए। जैसे हम वाटर में एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो नियरली 104 डिग्री होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनकी भी वैन डर वाल्स साइज बड़ी है इसलिए इनका एंगल भी 110 डिग्री के आसपास होता है। यहाँ दुनिया ही बदल जाती है, यहाँ दुनिया इसलिए बदल जाती है बच्चों क्योंकि ये जो SiH3 है एक्चुअल में इसके साथ इसका रेजोनेंस बहुत अच्छा होता है। इसके जो वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं
इसके जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं एक्चुअल में वो कंप्लीटली रेजोनेंस में आ जाता है इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो पता है यहाँ क्या होता है, यहाँ पे मतलब आप ये मानो कि ये स्ट्रक्चर जो है इसमें इतने बढ़िया से पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाते हैं और इसका एंगल होता है 144 डिग्री, और 144 डिग्री सजेस्ट करता है ये 109 डिग्री से क्या है, डेविएटेड एंगल नहीं है, ये तो 150 डिग्री हो गया है, ये तो sp2 को भी क्रॉस कर गया है। इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp2 एंड sp के बिटवीन है, मतलब बिटवीन sp2 एंड sp के बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन है। और हमें स्पष्ट दिख रहा है क्यों, क्योंकि दोनों लोन पेयर यदि यूज हो जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा बच्चों, इनका रिपल्सन नियरली खत्म हो जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर है ये यूं फैल जाएगा। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कंपेरेटिवली बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनकी एटॉमिक साइज भी काफ़ी बड़ी है, SiS3 के दोनों की वैन डर वाल रेडियस बहुत बड़ी है। तो पता है इन सब में जो एंगल हैं उसमें मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि OSiH3 का एंगल बहुत बड़ा होता है 144 डिग्री, जो कि बहुत ज़्यादा है एज एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 109 डिग्री, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 नहीं है बच्चों, है ना। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन मानेंगे हम लोग, क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है 111 डिग्री आए और जो है अपना OCH3 होल ट्वाइस, इसमें तो एग्जैक्टली हम मानेंगे क्योंकि वही 109 डिग्री 28 मिनट से जस्ट थोड़ा सा हायर है। इसका मतलब पता है क्या बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, सभी थ्योरीज हाइपोथेटिकल ही होती है। इन थ्योरीज में से जो थ्योरी जहां अप्लाई नहीं होती उसे हम उसका एक्सेप्शन कहते हैं। तो पता है ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन का एक्सेप्शन है। हमारे हिसाब से sp3 होना चाहिए था, एंगल 109 डिग्री होने चाहिए थे, लेकिन रियली एंगल 144 डिग्री ये सजेस्ट करता है कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होती है। ऐसे ही एक और अलग सा एग्जाम्पल आप लोगों को करवाता हूँ कि बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि N पे यदि 3 मिथाइल होते और एक लोन पेयर होता तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ये sp3 हो और ये रियली sp3 होता है, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन पे 3 SiH3 आ जाते हैं, इसी SiH3 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, जैसे ही इसमें 3 SiH3 आ जाते हैं, एक्चुअल में इस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है बच्चों, इस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लोन पेयर बहुत अच्छे से सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग करता है, रेजोनेंस करता है और इसकी वजह से ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट ही नहीं होता। तो इसमें एंगल होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री, जबकि इसमें एंगल होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 108 डिग्री। तो बच्चों आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, जहाँ SiH3 सेंट्रल एटम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे जुड़ा हो तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी और ये इतनी स्ट्रांग होगी बच्चों कि ये एंगल को मतलब हाइब्रिडाइजेशन को बदल के रख देगी। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को जो मैं करवा रहा हूँ ये है अपना PF3, PCl3, PBr3 एंड PI3। सभी में कॉमन क्या है बच्चों, सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है और सभी में क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब आप लोग ये देखिए बच्चों कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन सब में जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इन सभी का जो बेसिक स्ट्रक्चर आएगा ना उसमें एक लोन पेयर और 3 हेलोजन जुड़े हुए आएंगे, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम कंसिडर करते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, क्योंकि सेंट्रल एटम फॉस्फोरस बड़ी साइज का है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो एंगल में क्या आना चाहिए, डिक्रीज आना चाहिए, मतलब ये 102-3 के आसपास डिग्री होना चाहिए और ऐसा होता भी है। लेकिन क्योंकि फ्लोरीन के कंपेरेटिवली क्लोरीन के कंपेरेटिवली ब्रोमीन एंड आयोडीन यहाँ से यहाँ जो x की साइज है वो क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। यदि x का साइज इंक्रीज हो रहा है तो इंटर एटॉमिक रिपल्सन बढ़ना चाहिए और एंगल को इंक्रीज होना चाहिए, और रियली ऐसा ही होता है। PF3 के कंपेरेटिवली PCl3 का एंगल बड़ा होता है, PCl3 से बड़ा होता है PBr3 और इससे बड़ा होता है PI3। ये स्टार्ट होता है 98 डिग्री से, ये चले जाता है 101 डिग्री, 102 डिग्री एंड 103 डिग्री, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ
इंटर एटॉमिक रिपल्सन बढ़ रहा है, इंटर एटॉमिक रिपल्सन एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। अब थोड़े हल्के एग्जाम्पल करवाता हूँ, जैसे आप लोगों से पूछा जाए H2O एंड H2 है ना, H2O एंड H2S, H2S तो क्या ही लेंगे है ना, OF2 लेते हैं, OH2 एंड OF2। आप लोग जानते हो इसका एंगल होता है 104.5 डिग्री, इसका एंगल होता है 103 डिग्री। और ये किससे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, बेंड थ्योरी से। आप लोगों को ये एग्जांपल बहुत बढ़िया से बेंड थ्योरी में करवाया, नहीं देखा है तो बेंड थ्योरी का वीडियो जरूर से देख लेना बच्चों। ऐसे ही आप लोग जानते हो NH3 का बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री और NF3 का जो बॉन्ड एंगल होता है 103 डिग्री के आसपास होता है। तो ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल तो हम यूं ही सॉल्व कर देंगे, हम पहले से ही इतना पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज में। लेकिन आज मैंने आप लोगों को अभी जो बॉन्ड एंगल के कुछ क्वेश्चंस कराए, ये बढ़िया वाले एग्जाम्पल थे बच्चों, है ना। अब आप लोगों को ले चलता हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर वाले प्रॉब्लम्स पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों और फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ तीनों के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। बॉन्ड एंगल एकदम अलग था, आप लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ते टाइम आप लोगों ने देखा था कि बॉन्ड एंगल अपने आप में एक अलग चीज़ है, वो थीटा एंगल है और उसमें अलग टाइप के फैक्टर्स लगते हैं। जबकि आप लोग जानते हो कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। हमारे पास एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड है N2H4 एंड दूसरा है N2F4। इन कंपाउंड्स में आप लोगों को बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ सभी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को, इस दोनों मॉलिक्यूल्स को देखते हैं ये हैं कैसे। यहाँ पे N डबल बॉन्ड N है बच्चों और ये दोनों हाइड्रोजन हैं। अब कोई एंगल पूछेगा तो हम लोग बता देंगे कि ये डबल बॉन्ड वाला, ये वाला एंगल ज़्यादा होगा, ये वाला एंगल कम होगा। इन दोनों कंपाउंड्स में जो बेसिक डिफरेंस है बच्चों वो ये है कि एक में अटैच्ड एटम फ्लोरीन है और दूसरे में अटैच्ड एटम जो है हाइड्रोजन है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन जो है, हमने बेंट थ्योरी पढ़ी हुई है, आप लोगों को इस पर क्या अप्लाई करना है बच्चों, बेंट थ्योरी अप्लाई करनी है। बेंट थ्योरी कहती है कि फ्लोरीन जो है पी कैरेक्टर इंक्रीज कर देगा, मतलब इन वाले ऑर्बिटल्स में हायर पी कैरेक्टर होंगे। हायर पी कैरेक्टर होने का मतलब है ये लॉन्गर साइज होंगे, इसका मतलब इन वालों में हायर क्या होंगे बच्चों, एस कैरेक्टर। हायर एस कैरेक्टर का मतलब होगा ये शॉर्टर बॉन्ड, ये शॉर्टर ऑर्बिटल्स होंगे। और यदि ये शॉर्टर ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों तो इसका मतलब है ये वाली लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहली बात ये है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग इससे क्या सॉल्व कर पाएंगे, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ NN बॉन्ड, NN बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन पी कैरेक्टर इंक्रीज करता है, यहाँ के एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, इसका मतलब ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। तो इसका मतलब जो है N2F4 में बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी एज कंपेयर टू N2H4। सेम इज वैलिड फॉर C2H6 एंड C2F6। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हम देखेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड ऑर्डर से सोल्व नहीं हो रहे हैं, कार्बन कार्बन एटॉमिक साइज से सोल्व नहीं हो रहे हैं ये लोग, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चों और दूसरी तरफ आप लोग जो है जो CF3 देख रहे हो, यहाँ पे तीनों फ्लोरीन है। तीनों फ्लोरीन इतना पी कैरेक्टर डेवलप कर देंगे कि जो कार्बन कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड है इसके वाले ऑर्बिटल में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई एस कैरेक्टर होंगे। हाई एस कैरेक्टर होने का मतलब है बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो शॉर्टर होगा। इसका मतलब आप लोग कह सकते हो कि बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन की वो क्या होगी। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इसका ऑर्डर होगा C2H6 के कंपेरेटिवली C2F6 में बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगी, C2F6 में स्मॉलर, C2H6 में हायर। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, ये है अपना H2O2 एंड O2F2। सेम वैसा ही एग्जांपल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे दो तरफ हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस वाले केस में इन दोनों पर फ्लोरीन जुड़े हैं।
फ्लोरीन के जुड़ने की वजह से यहाँ पर हायर एस कैरेक्टर आएंगे बच्चों, और हायर एस कैरेक्टर आने का मतलब ये ऑर्बिटल फैटी हो जाएंगे, मतलब ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ के हो जाएंगे। इसका मतलब OO बॉन्ड लेंथ, OO बॉन्ड लेंथ कहाँ ज़्यादा होगी, H2O2 में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू O2F2। ये 3 सिमिलर एग्जाम्पल थे बच्चों, इन तीनों में बेंड थ्योरी लगाई हमने, और इन तीनों में बेंड थ्योरी लगा के हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ को सॉल्व किया। अब हम लोग ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, और ये थोड़ा सा अलग है, मतलब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ ये है अपना sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब होता है। तो आप लोग जानते हो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो है 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं जनरली जो है इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स होते हैं वो कंपेरेटिवली शॉर्टर बॉन्ड लेंथ के होते हैं, जबकि एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है sp3d में, है ना। इसके एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे PCl5, जैसे आप लोग ले सकते हो फॉस्फोरस का कोई और भाई ले लीजिए आप लोग, जैसे आप AsCl5 ले लीजिए, ऐसी SF4 ले लीजिए। PCl5 में जो PCl बॉन्ड लेंथ होती है इक्वेटोरियल, है ना, ऐसे ही जो PCl बॉन्ड होती है कौन सी वाली, एक्सियल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डेटा दे रहा हूँ बच्चों, देखो PCl बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल एंड PCl बॉन्ड लेंथ एक्सियल, ये होती है नियरली 202 पिकोमीटर और ये होती है 214 पिकोमीटर। ऐसे ही बच्चों AsCl5 में ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है 231 पिकोमीटर और ये होती है अपनी 243 पिकोमीटर। ऐसे ही आप लोग जो है SF4 में ये होती है 143 पिकोमीटर और ये होती है नियरली 164 पिकोमीटर। कुल मिला के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमेशा ही एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है और ये जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है। कुल मिला के हम लोगों ने 2 तरह के एग्जाम्पल सॉल्व किए, एक तो अपने sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाले और एक बेंड थ्योरी वाले। अब हम लोग रेजोनेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही बॉन्ड लेंथ कैसे काम करते हैं वो, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। डेटा पे काम नहीं करिए, डेटा आपके काम के नहीं है, आप लोगों को केवल ऑर्डर डिफाइन करना है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि अरेंज द फॉलोइंग। अब इन्हें हम कई सारे ऑर्डर्स में अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे ही आप लोग ले सकते हो बॉन्ड लेंथ और ऐसे ही आप लोग ले सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ। इन तीनों के लिए आप लोगों को ऑर्डर डिफाइन करने हैं इस वाले क्वेश्चन में। और पहला आप लोगों को जो क्वेश्चन मिल रहा है बच्चों ये है अपना CO बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड लेना है, CO बॉन्ड्स इन HCHO, ऐसे ही CO प्लस CO एंड CO3-2। हमारे पास इतने सारे कंपाउंड है बच्चों, तो इन सभी कंपाउंड्स में आप लोगों को क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करने हैं। ऐसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऐसे ही बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले इन सब के स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप लोग जानते हो ये फॉर्मल्डिहाइड है HCHO। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड में आप लोगों ने MOT में पढ़ा है 3.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है। CO+1 में MOT के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। ऐसे CO में हम लोगों ने पढ़ा है MOT से कर लो चाहे कैसे ही कर लो, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। कार्बोनेट में स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है जिसमें रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर इन सब में ये बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 3 जगह पे। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों 1.33। कुल मिला के आप लोग देखिएगा हर जगह यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली 2 है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हमें बॉन्ड ऑर्डर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम लोग जो है बॉन्ड ऑर्डर को अरेंज करते हैं, बाकी इसी से अरेंज हो जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम किस में है, कार्बोनेट में। कार्बोनेट से थोड़ा हाई किस में है, फॉर्मल्डिहाइड में। और फॉर्मल्डिहाइड से हायर किस में है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। और इससे भी हायर किस में है, कार्बन CO+1 में।
जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बच्चों, वैसे वैसे क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आप लोग सेम लिख लीजिए, दोनों से साथ साथ चलेंगे। लेकिन आप लोग जानते हो बच्चों कि बॉन्ड लेंथ जो है अपोजिट चलती है, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जब आएगा तो बच्चों आएगा ये CO+1, इसके बाद आप लोग लिखेंगे CO, इसके बाद लिखेंगे HCHO, इसके बाद लिखेंगे कार्बोनेट। उम्मीद है ये बहुत मज़ेदार लगा होगा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही हम लोग कर लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हो हम लोग लेते हैं SOCl2 या SOF2, ऐसे ले लेते हैं SO3-2, ऐसे ले लेते हैं SO4-2। SOCl2 में सल्फर एंड ऑक्सीजन बॉन्ड पे काम करेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास एक जो है स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में आप लोग जानते हो कि सल्फर के 4 ही बॉन्ड यूज हुए हैं, मतलब एक लोन पेयर भी होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब जो है SO3 में आप लोग जानते हो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है बच्चों, और इसमें भी एक लोन पेयर है यहाँ पे। तो अब आप लोगों को ये मतलब जियोमेट्री एंगल डिसाइड नहीं करना, हाइब्रिडाइजेशन मत कर लेना, आप लोगों को रेजोनेंस से ये डिसाइड करना है कि ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, आप लोग तो इस पर फोकस करिए, लोन पेयर वन पेयर पड़े रहेंगे, हमारे कोई काम नहीं आ रहे, है ना। यहाँ देखिए ये कोई रेजोनेंस में नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर हम एक्सपेक्ट करते हैं 2। ये पाई बॉन्ड किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन ये तो रेजोनेंस में है। ये एक बॉन्ड 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.33, यहाँ पे 2 + 2 + 2 6 / 4, मतलब 6 / 4 मतलब ये हो गया 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों यहाँ 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा। आप लोगों को ये मैंने रेजोनेंस में सिखा रखा है, रेजोनेंस पे भी वीडियो पूरा एक वीडियो बनाया मैंने, हर थ्योरी के लिए एक वीडियो बनाया है, और ऐसा आप लोगों को प्राय नहीं मिलेगा कहीं भी। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर तो हमारे पास आ गए, तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर तो यहीं से बना देंगे, दोनों सेम रहेंगे। तो हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है आप लोग जानते हो SOCl2 में है, 2 है। इसके बाद हमारे पास सल्फेट में है, और सबसे कम जो है वो सल्फाइट में है 1.33। बॉन्ड लेंथ का जो है अपोजिट ऑर्डर बनाइएगा हमेशा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाओगे तो सल्फाइट जो है इसमें बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट होगी, इससे कम सल्फेट में होगी, और सबसे कम जो है वो SOCl2 में होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे हाईएस्ट है। बच्चों देखो कैसे करते हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हो। देखो ये ऑर्डर मैंने कैसे डिफाइन किया, 1 2 3 4 4 प्लेस हैं, कुल लड्डू कितने हैं 1 2 2 1, मतलब टोटल 6 बॉन्ड 4 प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो 6 / 4। यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड है 4, कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने 3 जगह, तो 4 / 3। ये कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ना। ऐसे और भी एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हो। एक एग्जांपल आप लोगों को और करवा देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। जैसे हमारे पास है फॉस्फेट, ऐसे ही है HPO2 HPO3 2 नेगेटिव, H2PO2 1 नेगेटिव। इन सब के स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब हमें लोन पेयर पे काम नहीं कर रहे हैं हम तो बॉन्ड ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे 5 बॉन्ड है, / 4 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो P डबल बॉन्ड O 1 नेगेटिव एंड H। अब ये PH बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो 4 / 3 हो जाएगा ये बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे इस नेक्स्ट वाले में जो है P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, PH एंड PH ये काम में आएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 3 / 2। बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों को मिल गए 5/4 4/3 3/2। ये पहले से ही आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा होगा। बॉन्ड ऑर्डर से आप लोग खुद से बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो PO बॉन्ड। अब लास्ट में बच्चों यदि आप लोगों को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिल जाए तो आप लोगों को MOT से सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मिल गया N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, ऐसे ही आप लोगों को मिल गया N2 न्यूट्रल या N2 पॉजिटिव। चलो छोटा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बच्चों 3 होता है, इस वाले में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.0 होता है। ये आप लोगों को MOT के वीडियो में मिल जाएगा सब कुछ। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप लोगों को ये मिलेगा।
ऐसे ही आप लोग जो है यदि इनको ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है बच्चों। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। यदि आप लोगों से कोई पूछे कि बॉन्ड एंथैल्पी के साथ क्या है, तो आप लोग कहोगे बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है। कोई आप लोगों से पूछे, मतलब सभी क्वेश्चंस पे यही अप्लाई करना है आप लोगों को जो मैंने अभी करवाए हैं। ऐसे कोई पूछे बॉन्ड एनर्जी के साथ क्या हुआ, हर एक केस में आप लोगों को बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर फॉलो करना है। बस एक केस में आप लोगों को फॉलो नहीं करना है, और ये है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जो ऑर्डर होगा वो हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ के जस्ट अपोजिट होगा या बॉन्ड ऑर्डर के जस्ट अपोजिट होगा। तो N2 पॉजिटिव के कंपेरेटिवली N2 पॉजिटिव के कंपेरेटिवली सिंपल N2, ये वाला ऑर्डर होगा बच्चों इन केस ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों कुल मिला के आज की क्लास में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस करवाए, प्रॉब्लम्स करवाई। जैसा कि आप लोग जानते हो हम सिर्फ और सिर्फ एक बात पे फोकस करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करना। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे प्रीमियर जो एग्ज़ाम्स हैं ये बहुत सस्ते एग्ज़ाम नहीं है। आप लोग भी जानते हो कि इस इंडस्ट्री में हमारे इंडिया में इतनी सारी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंपनीज हैं। पहली बात तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे बहुत पैसा लगता है, और जहाँ पे पैसा कम लगता है आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि वहाँ पे वैसा पढ़ाया नहीं जाता या बहुत रेंडमनेस रहती है। इस सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि यदि आप लोगों ने रेंडमली कुछ भी पढ़ लिया, यहाँ वहाँ कुछ भी जैसे जैसे आप जो मन करा जब पढ़ लिया, तो फिर सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि प्रोजेक्ट्स बनाएं, स्ट्रेटेजी बनाएं, काम करें तरीके से, सिस्टम से। यदि रैंडम रहे तो रैंडमनेस डिस्ट्रॉय यू। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज की क्लास को बहुत बढ़िया एंजॉय किया होगा। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने कुछ दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना, ताकि हमारी केमिस्ट्री ब्लॉग्स फैमिली और डेवलप हो जाए। ये जितनी डेवलप होगी ऐसा मानिए उतना ज़्यादा बढ़िया से कंटेंट डिलीवर करने की एनर्जी मेरे में आएगी। वैसे मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, और फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स हो, कोई आप लोगों के कुछ जनरल क्वेरीज हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलें। और आप लोग अपना प्यार भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे फिजिकल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सारे सब्जेक्ट चल रहे होते हैं। तो आप लोग सभी वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।